नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का ही डिसऑर्डर है CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, इसको स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है और ब्रेन अटैक भी कई बार बोला जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए ब्रेन अटैक क्या है, स्ट्रोक क्या है और सीवीए क्या है, बात एक ही है। सेरिब्रो दैट मीन्स सेरेब्रम के अंदर वेस्कुलर जो वेस्कुलर टिश्यू है उनमें किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटली होना, रप्चरिंग होना या इन्फॉक्शन होना। इन्फॉक्ट का मतलब तो है डेड होना टिश्यू का। वो किस वजह से हो सकता है? एनोक्सिया स्थिति की वजह से। एनोक्सिया का मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन के जो टिश्यू है, पर्टिकुलर जिस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ पे जो टिश्यू है उन टिश्यू में ब्लड सप्लाई क्या होगी? कम। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की को लेके जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर इसकी बात करें अपन सीवीए की, तो सीवीए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, insufficiency of blood supply to cerebral circulation, तो जैसे ही इनसफिशिएंसी होगी, ब्लड की सप्लाई क्या होगी? अब्रूट होगी। दैट मीन्स ब्लड की सप्लाई कम होगी। तो ब्लड की सप्लाई कम होना क्या है? एनोक्सिया। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? उस स्पेसिफिक पार्ट में जहाँ पे सप्लाई अब्रूट हो रही है, सप्लाई अफेक्टेड हो रही है, स्पेसिफिक पार्ट, वहाँ पे पार्ट में क्या होगा? इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब होता है डेथ। उस पर्टिकुलर ब्रेन का जो पार्ट जहाँ पे सप्लाई रुकी या ऑक्सीजन की कमी हुई, वहाँ पे क्या होगी? उस एरिया में क्या होगा? इन्फॉक्शन, या पोर्शन ऑफ कोई पार्ट है ब्रेन का वो क्या हो गया? डेथ। और इन्फॉक्शन की वजह से इरिवर्सिबल चेंजेज हो गए ब्रेन के अंदर। इरिवर्सिबल चेंजेज का मीन्स ये है जिनको वापस से रिवर्सिबल नहीं करा जा सकता। और इरिवर्सिबल चेंजेज होना, ब्रेन का एक पार्ट कोई डैमेज होके और उसी की वजह से सेरेब्रल में क्या होगा? एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। और सेरेब्रल के अंदर एडिमा होके, एडिमा और कंजेशन होगा, उसी को क्या बोलेगा? उसी की वजह से ब्रेन क्या होगा? डिसफंक्शन। ब्रेन के अंदर क्या होगा? डिसफंक्शन। और डिसफंक्शन को ही क्या बोला? CVA, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये कैसे हुआ? सडनली हुआ। दैट मीन्स ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट या स्पेशल लोब में किसी प्रकार से लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनोक्सिया, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन टिश्यू, दैट मीन्स सेरेब्रम में किसी भी प्रकार की सप्लाई की माध्यम से ब्लड सप्लाई कम हुई, और कम होने की वजह से वो टिश्यू इन्फाक्ट हो गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन की कमी से वो क्या हो गया? डेथ, इन्फाक्ट। और इन्फाक्ट में इरिवर्सिबल चेंजेज आ गए, और इरिवर्सिबल चेंजेज आने की वजह से ब्रेन में एडिमा और कंजेशन हुआ, जिस वजह से ब्रेन क्या हो गया? डिसफंक्शनल। वो पार्ट, जो पार्ट में अफेक्टेड एरिया वो क्या होगा? डिसफंक्शनल। इसी को क्या बोला? CVA। तो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है अगर पर्सन के अंदर राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स है वो लेफ्ट साइड के अपीयर्स होंगे, क्योंकि कोलेटरल जो है नर्व का जो है कोलेटरल सिस्टम है वो पाया जाता है। तो कोलेटरल ब्रेन वेसल्स की वजह से, कोलेटरल का मतलब है जो इधर की जो नर्व सप्लाई है वो अपोजिट होके क्रॉस ओवर होती है ब्रेन के अंदर। तो दैट मीन्स अगर राइट साइड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इन्फाक्ट एरिया हुआ है ब्रेन के अंदर, तो लेफ्ट साइड के जो सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। या लेफ्ट साइड में कोई ब्रेन के एरिया में कोई डैमेज हुआ, इन्फॉक्शन हुआ, डेथ हुआ ब्रेन की कोई पर्टिकुलर टिश्यू, तो राइट साइड के जो सिम्टम्स है वो अपीयर होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको स्ट्रोक इसलिए बोला कि ब्रेन में कोई स्ट्रोक की वजह से या ब्रेन में अटैक सडनली हुआ, इसलिए क्या बोला? एक्सीडेंट, सेरिब्रो
मतलब ब्रेन वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर प्रॉब्लम हुई, वेसल्स की कोई रप्चरिंग की वजह से, एनीमिया के एन्यूरिज्म की वजह से, या कोई अदर ट्यूमर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से सडनली हुआ, तो ये तो हो गया सीवीए है क्या उसकी डेफिनेशन। तो इनसफिशियंसी ऑफ ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, इनसफिशियंसी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई की वजह से ब्रेन में इन्फाक्ट होना, उस एरिया में वो डेथ होना, डेरिया के बाद में जो ब्रेन का पार्ट है वो डिसफंक्शन होला, और डिसफंक्शन होना ही क्या है, सीवीए। नेक्स्ट बात करें जो सीवीए है, थर्ड मोस्ट कॉमन डेथ का कारण है इंडिया के अंदर। थर्ड मोस्ट का मतलब फर्स्ट तो एमआई होता है और सेकंड होता है कैंसर। तो एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वो कहाँ पे हो रहा है, जो मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट है वहाँ पे हो रहा है, और ये ब्रेन में हो रहा है, इसलिए सेरेब्रोवैस्कुलर इसको बोला गया। तो दैट मीन्स जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन और कैंसर के बाद थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है, सीवीए। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव विषय, कि आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है आफ्टर एमआई और कैंसर के बाद में क्या है, सीवीए। तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है थर्ड कॉज ऑफ डेथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन एंड कैंसर। कैंसर और मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद में तीसरा जो डेथ का कारण क्या है, सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट सीवीए के अंदर एक सिम्टम्स होता है, प्रॉब्लम होती है टीआईए। टीआईए होता है ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक। टीआईए ये वार्निंग साइन होता है सीवीए का। टीआईए क्या है, वार्निंग साइन ऑफ सीए। टीआईए ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक, दैट मीन्स ब्लड की जो ब्लड वेसल्स है, सेरेब्रम की जो वेसल्स है, उसमें किसी न किसी प्रकार का एम्बोलाई या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, या फिर कोई उसकी स्टेनोसिस प्रॉब्लम हो, या कोई कंप्रेशन हो ब्रेन के अंदर। इस वजह से कुछ टाइम लिमिट्स या अंतराल के अंदर समय समय पे थोड़ा थोड़ा ब्रेन के अंदर इश्चीमिया कोज होता है, इश्चेमिक अटैक आते हैं। तो रेगुलरली इंटरवल के बाद हो सकते हैं, या फिर जब पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हाइपरटेंसिव कंडीशन में है, तब ये पर्सन को टीआईए की ट्रांजिएंट इश्चेमिक मतलब स्मॉल अमाउंट में इन्फाक्शन हो रहा है, इश्चीमिया हो रहा है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर जैसे इश्चीमिया हो रहा है, इश्चीमिया दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेन के अंदर, और जैसे ही वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ब्रेन में क्या होगा, पैनिक स्टिमुलेशन होगा। तो टीआई अगर किसी पर्सन को है तो इन फ्यूचर उसको सीवीए होने की संभावना पूरी होती है। तो वार्निंग साइन क्या है, टीआई। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टीआई है क्या है, ये वार्निंग साइन है ऑफ सीवीए का। नेक्स्ट जो है, जो टीआईए की वजह से जो स्लोली डेवलपिंग है मल्टीपल स्मॉल इन्फाक्ट, वो कहलाता है साइलेंट स्ट्रोक। जो टीआईए की वजह से मल्टीपल जगह पे क्या होगा, मल्टीपल इन्फाक्ट, मल्टीपल स्मॉल इन्फाक्ट एरिया। तो जहाँ जहाँ टीआई हो रहा है बहुत जगह पे टीआई कोज हो सकता है, जहाँ जहाँ स्मॉल पोर्शन पे या मल्टीपल जगह पे अगर टीआई कोज हो गया और मल्टीपल जगह पे जो ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए, इन्फाक्ट का मतलब है डेथ होना, डैमेज होना, और डैमेज होने के वजह से पेशेंट में जो स्ट्रोक है उसको बोलते हैं साइलेंट स्ट्रोक। साइलेंट स्ट्रोक, साइलेंट स्ट्रोक का मतलब है कुछ जैसे टीआई अगर पर्सन की हिस्ट्री में है तो सीवियर, जैसे जैसे टीआई हो रहा है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्रेन है वो डेवलपिंग है, वो क्या हो रहा है, इन्फाक्ट हो रहा है, और ऐसे मल्टीपल जगह पे स्मॉल इन्फाक्ट होके पर्सन में जो अटैक आता है वो साइलेंट स्ट्रोक कहलाता है। तो साइलेंट स्ट्रोक क्या है, टीआईए की वजह से मल्टीपल स्मॉल इन्फाक्ट एरिया है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में जब मल्टीपल एरिया सेलेक्ट हो जाता है एक जगह तो फिर साइलेंट स्ट्रोक पेशेंट को आते हैं। तो ये तो हो गया सीवीए का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटियोलॉजी, सीवीए की एटियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन के जो स्पेसिफिक जो पार्ट है उनमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, एनोक्सिया की वजह से सेरेब्रम के अंदर वेसल्स में कुछ पार्ट का इन्फाक्शन होना, डेथ होना, और डेथ की वजह से ब्रेन का डिसफंक्शन होना ही क्या है,
सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी तो ब्रेन के अंदर जो एनोक्सिया के कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। इटियोलॉजी इटियोलॉजी के अंदर पर्सन में है, फर्स्ट तो इटियोलॉजी ये पर्सन को TIA, अगर TIA ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक की अगर हिस्ट्री है पेशेंट में, तो जैसा कि बताया TIA वार्निंग साइन है, तो ये भी एक कोज कर सकता है CVA। सेकंड है सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब तो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, और कहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, जो सेरेब्रल जो पार्ट है उसमें वेसल्स में, वो थ्रोम्बस एक क्लॉट फॉर्म होता है। वो क्लॉट फॉर्म अगर किसी वेसल्स के अंदर क्लॉट अगर फॉर्मेशन होगा, तो आगे का जो पार्ट है ब्रेन का, सेरेब्रम का आगे का पार्ट, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकेगी, और ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इन्फॉक्शन। तो सेरेब्रल टिश्यू का इन्फॉक्शन, उसी को क्या बोला, CVA। तो ये 85% केसेस के अंदर सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस है वो प्रॉब्लम देखी गई। 85% में कोई थ्रोम्बोस का फॉर्मेशन हो जाता है सेरेब्रम वेसल्स में, जैसा कि हाइपरटेंशन जो डिजीज है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन उस पर्सन को बोला गया जिसकी BP है वो 140/90 है, इससे ज़्यादा है तो पेशेंट किस कैटेगरी में आएगा, हाइपरटेंसिव कैटेगरी में। तो ऐसे पर्सन जिनको हाइपरटेंशन है उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क क्या है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाइपरटेंसिव हेमोरेज। हाइपरटेंसिव हेमोरेज, हाइपरटेंसिव हेमोरेज दैट मीन्स हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर का बढ़ना। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर की वजह से हो सकती है स्मॉल जो ब्लड की जो वेसल्स की जो कैपिलरीज है उनमें क्या हुआ, रप्चरिंग, और रप्चरिंग की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, और उसी ब्लीडिंग को क्या बोला, हाइपरटेंसिव हेमरेज। तो हाइपरटेंसिव हेमरेज हो गया, वह कैपिलरी रप्चर होगी, तो आगे की जो फर्दर ब्लड सप्लाई है वहाँ पे क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनोक्सिया, और कैन कॉज CVA। नेक्स्ट सेरेब्रल एम्बोलिज्म। सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सेरेब्रल एम्बोलिज्म का मतलब है, एम्बोलिज्म कई टाइप्स का होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है, फेट एम्बोलिज्म होता है। दैट मीन्स अगर फेट का कोई पार्टिकल्स एम्बोलाई के रूप में ट्रेवल करना, एम्बोलाइस होता है ट्रेवलिंग फॉर्म होती है क्लॉट की, तो ट्रेवलिंग करके जो सेरेब्रल आर्टरी के अंदर अगर कहीं जाके वहाँ एब्रूट का मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दे, तो उस वजह से भी आगे का जहाँ पे एम्बोलाई रुका है, ऑब्स्ट्रक्शन किया है, उसके आगे के ब्रेन के पार्ट में सप्लाई रुक जाएगी, और सप्लाई रुकते ही क्या होगा, इन्फॉक्शन, सेरेब्रल इन्फॉक्शन, और वही क्या हुआ पेशेंट का CVA कोज कर सकता है। तो ये भी एक कारण है सेरेब्रल एम्बोलिज्म, कोई एम्बोलाई है वो सेरेब्रम में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हेमरेज और इंजरी। हेमरेज इंजरी, इंजरी का मीन्स ये है कि अगर पेशेंट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, RTA इसको बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट को हेड इंजरी लगी, और हेड इंजरी लगने से जो ब्लड की जो वेसल्स है, ब्रेन की जो वेसल्स है उसमें क्या हुआ, डैमेज, और वेसल्स में डैमेज होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, ब्लड लॉस। क्या हुआ, ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस होने की वजह से जो फर्दर जो ब्रेन टिश्यू है उनमें 5 से 10 मिनट तक अगर ब्रेन टिश्यूज के अंदर अगर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई अगर रुकी, और रुकने की वजह से वहाँ पे सेरेब्रल इन्फॉक्शन कोज हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन में CVA डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का मतलब होता है डायलेशन होना या रप्चर होना। दैट मीन्स सेरेब्रम को जो सेरेब्रल वेसल्स है, आर्टरी या वेन्स, आर्टरी के अंदर जो अगर उनकी वाल है थिनिंग हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से
उस वाल का रप्चर हो जाना या रप्चरिंग, वो क्या है, रप्चर ऑफ ब्रेन वेसल्स, क्या है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म डायलेशन होकर रप्चरिंग होना। तो एन्यूरिज्म जिस भी वेसल्स का हुआ तो आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और आगे की ब्लड सप्लाई रुकना, आगे की ऑक्सीजन रुकना, एनोक्सिया, एनोक्सिया की वजह से इन्फाक्शन, इन्फाक्शन की वजह से सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये होगी इटियोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इटियोलॉजी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा कि सीवी है क्या, उसके बाद अपन ने देखा कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण में वेरियस जो कारण है, कोज आपने देखे थे, एनोरिज्म है, एम्बोलाई है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, हेमरेज है, या फिर कोई हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग है, इसकी वजह से कोज हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से सीवियर डेवलप हो भी सकता है। तो जो भी रिस्क फैक्टर है वो, इसका मतलब ये नहीं 100% इनकी वजह से सीवियर कोज हो रहा है। रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज डेवलप हो सकती है, रिस्क होती है। और रिस्क इसलिए क्या पढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर के अंदर ऐसा पर्सन जिसके अंदर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते सकते हैं हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, जिसको क्या बोल सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया। दैट मीन्स ईमिया का मतलब होता है इनटू ब्लड, इन ब्लड, इन ब्लड। हाइपर का मतलब क्या है, इंक्रीज, और लिपिड का मतलब क्या है, फैट। लिपिड का मतलब, तो ऐसा कोई पर्सन जिसके अंदर फैट, ब्लड के अंदर फैट, दैट मीन्स सुई को क्या बोला, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ज़्यादा है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होने की वजह से पर्सन के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ये तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है, इस ब्लड वेसल्स में अगर पैसे पर्सन हाइपरलिपिडीमिया गए तो जगह जगह पे लिपिड्स है, वो लिपिड्स इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जम सकता है। दैट मीन्स वो ब्लड वेसल्स को नैरोइंग कॉज कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर एथीरोमा का डिपोजिशन होना कहलाता है एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस। तो ये अगर एथीरोस्क्लेरोसिस है तो फर्दर जो ब्रेन ऑर्गन है, उस ऑर्गन में अनोक्सिया होने की जो रिस्क है वो पूरी रहेगी। अपन पढ़ रहे हैं रिस्क फैक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर। तो पर्सन के अंदर अगर एथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक भी हो सकती है या डाइट, फैटी डाइट ज़्यादा ले रहा है, उस वजह से जो पर्सन में ये प्रॉब्लम, तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आगे और बढ़ सकती है, सेरेब्रल स्टेनोसिस और बढ़ सकता है। बढ़ने की वजह से आगे के फर्दर पार्ट में एनोक्सिया की कोज, और एनोक्सिया की वजह से सीवीए वो फर्दर कोज हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। सेकंड जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। ऐसे पर्सन जो कि क्रॉनिक स्मोकर है और स्मोकिंग की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है और बढ़ती है, और बढ़ेगी तो फर्दर पर्सन को सीवीए कोज हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर स्मोकिंग वाले पर्सन को सीवीए होगा, इसलिए तो किस में पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर में। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी, और ओबेसिटी भी देखा गया कि ओबेसिटी कैन कॉज सीवीए। तो ओबेसिटी, इसके अलावा रिस्क फैक्टर में डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस में भी जो है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और जो है ये ब्लड जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पर्सन कोई है जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज ज़्यादा कर रहा है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है रेगुलर, ऐसे एजेंट जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में या कॉन्ट्रासेप्शन में काम आते हैं, क्या कहलाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ज़्यादा रेगुलर या लॉन्ग टर्म ले रहा है तो पर्सन को सीवीए होने का जो रिस्क है वो रहती है। इसके अलावा एंटी कोएगुलेशन थेरेपी, एंटी कोएगुलेशन
थेरेपी। तो ऐसा पर्सन जिसका अंदर एंटी कोएगुलेशन थेरेपी का मीन्स ये है ऐसी थेरेपी जो कि कोएगुलेशन करवाने का काम करती हो, कोएगुलेशन का रोकती हो, उसके अगेंस्ट काम करती हो। दैट मीन्स थक्का बनाने वाली, थक्का को एक तो रोकने वाली, एक थक्का बनाने। जिस पर्सन के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी है वो लेगा। ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी, तो एंटी कोएगुलेंट की वजह से कई बार थ्रोम्बस है, एम्बोलस का फॉर्मेशन होके वो ब्रेन की वेसल्स में जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ तो पर्सन को सीवियर कॉज हो सकता है। अपन पढ़ रहे हैं रिस्क फैक्टर, तो इन सब की वजह से ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, इसलिए किस में पढ़ा, रिस्क है। तो जरूरी नहीं है एंटी कोएगुलेशन कोई थेरेपी ले रहा तो उसको सीवियर होगा, तो इनकी वजह से इनकी रिस्क है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बहुत सारे पर्सन है जिसमें सीवियर नहीं भी होता भी और नहीं भी होता है, तो ये रिस्क फैक्टर में। स्मोकिंग करने वाले, जैसा कि रिस्क फैक्टर का मीन्स यह है कि स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, तो हर को स्मोकिंग पर्सन को लंग कैंसर नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होती है कि ज़्यादा होगा, उसके अंदर ज़्यादा देखा गया, तो इसलिए किसमें रिस्क फैक्टर। तो स्मोकिंग पर्सन है, ओबेसिटी वाला है, जिसका BMI ओवर है या डायबिटीज मेलाइटिस है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है या एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है, या ऐसा कोई पर्सन जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर सीवियर डेवलप होने की चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। दैट मीन्स सीवियर का अगर पर्सन है, पेशेंट है या कोई पर्सन है जिसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सीवियर जैसा कि अपन बात करेंगे को जिस पर्सन जो सीवियर है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो डिपेंड करेगी कि पर्सन का एरिया कितना इन्वॉल्व है। दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन एरिया या विच ब्लड वेसल्स अफेक्टेड, तो कौन सी ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हुई है। दैट मीन्स ब्रोंका एरिया की ब्लड वेसल्स अफेक्टेड हो रही है तो ब्रोंका, दैट मीन्स स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या थिंकिंग एरिया है या जो मोटर एरिया है उसी एरिया की अगर प्राइमरी मोटर एरिया की अगर ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसकी वजह से वहाँ इन्फाक्ट हुआ तो वहाँ का रिलेटेड जो फंक्शन है वो इंटरप्टेड होंगे, जिनकी वजह से वो सिम्टम्स आएंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सीवियर में देखा जाएगा कि जो इन्फाक्ट पार्ट है वो कितना है और लोकेशन क्या है, उसके आधार पर अलग अलग जो साइन सिम्टम्स है वो पेशेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल फीचर्स, और क्लिनिकल फीचर्स में जैसा कि जो सीवियर है वो सीवियर का जो ये डिपेंड्स करेगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन एरिया इन्वॉल्व। दैट मीन्स ब्रेन के वेरियस लोब है, तो वेरियस लोब में जिस लोब के अंदर इन्फाक्ट एरिया हुआ है उसी एरिया के ऊपर साइन सिम्टम्स है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो डिपेंड करेंगे। या अपन बात कर सकते हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर रप्चरिंग हुई है, जिसके अंदर एम्बोलाई हुआ है, जिसके अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ है। तो जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ब्रेन के वेरियस एरिया में, तो जो वेसल अफेक्टेड होगी उससे रिलेटेड फंक्शन में इम्पेयरमेंट होगा, और इम्पेयरमेंट होने की वजह से वही साइन सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो वेरियस जो सीवियर के पेशेंट है, अलग अलग जो सीवियर के पेशेंट है उनमें अलग अलग साइन सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। साइन सिम्टम की लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि लंबी इसलिए है कि ब्रेन के एरिया है, एरिया के भी फंक्शन क्या है, वेरियस फंक्शन है, तो जो एरिया अफेक्टेड है उससे रिलेटेड साइन सिम्टम, दैट मीन्स जो इफेक्टेड एरिया है उसी से रिलेटेड साइन सिम्टम पर्सन के अंदर वेरी करता है या डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसा कि माना कि ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ये क्या राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। तो अगर पर्सन के अंदर अगर राइट साइड में, दैट मीन्स इस साइड में अगर स्ट्रोक हुआ है, तो अगर इस साइड में स्ट्रोक हुआ है तो पर्सन के अंदर इस साइड के जो स्ट्रोक की वजह से इस प्रकार से पर्सन में जो है कोलेटरल नर्व रूट से वो क्या क्रॉस ओवर होती है। तो ये पर्सन की अगर राइट साइड में हुआ है तो पर्सन के जो लेफ्ट जो साइड है, लेफ्ट जो साइड इसकी साइन सिम्टम्स आएंगी। दैट मीन्स अगर पर्सन के राइट साइड में डैमेज है, राइट साइड में अगर स्ट्रोक है, तो लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया, हेमी का मतलब हाफ बॉडी और प्लेजिया मतलब पैरालिसिस। तो पर्सन के अंदर अगर राइट साइड में, ये डायग्राम है राइट साइड, तो राइट साइड अगर स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड के हेमीप्लेजिया पेशेंट में देखने को मिल सकता है। या इम्पेयरमेंट, जजमेंट या टाइम कंसेप्ट के अंदर चेंजेस है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कमी
और जजमेंट के अंदर और टाइम कंसेप्ट उसको पता नहीं, टाइम में कंफ्यूजन हो सकता है। तो राइट साइड में अगर है CVA तो लेफ्ट साइड की साइन सिम्टम्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। लेफ्ट साइड में अगर स्ट्रोक है तो राइट साइड में सिम्टम्स अपीयर होंगे, दैट मीन्स उस पर्सन को राइट साइड हेमीप्लेजिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ किसी पर्सन को राइट साइड वीकनेस है, राइट साइड अगर पैरालिसिस है, तो आप क्या समझोगे कि उस पर्सन में लेफ्ट साइड हेमीप्लेजिया या लेफ्ट साइड का जो ब्रेन का पार्ट है उसमें कुछ दिक्कत हुई है, उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है। तो लेफ्ट साइड स्ट्रोक है तो उस पर्सन में राइट साइड हेमीप्लेजिया या एफेजिया, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, दैट मीन इनएबिलिटी टू स्पीकिंग या वर्बल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं अफेजिया। तो पर्सन में बोली है वो बंद हो जाएगी, बोली बंद होना और राइट साइड का पैरालिसिस होना, दैट मीन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रम। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल साइड्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड्स में जो है सप्लाई क्रेनियल नर्व क्रॉस ओवर होती है ब्रेन के अंदर, इस वजह से कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है वो है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से ये पूछा जा सकता है कि चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, CV वाले पेशेंट में। जैसा कि हम जानते हैं ब्रेन एक मेजर पार्ट है फंक्शनल का, और ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे है। अगर उस रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलेटेड जो एरिया है उस एरिया में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन कंट्रोल नहीं होगा। तो दैट मीन्स पीरियड ऑफ एपनिया, तो रुक के पीरियड ऑफ एपनिया का मतलब होता है सीजेशन। एपनिया का मीन्स क्या होता है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो पीरियड्स ऑफ एपनिया दैट मीन्स पर्सन की जो सांस है वो 10 से 60 सेकंड के बीच में रुक सकती है। रुकने के बाद इंक्रीज डेप्थ, रुकने के बाद सांस वो एकदम से डेप्थ मतलब गहरी सांस और फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन वो भी इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स पर्सन की सांस रुकी और रुकने के बाद वापस एकदम से डेप्थ भी और फ्रिक्वेंसी भी दोनों बढ़ना, इस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। किस में देखने को मिलता है, CV। ये पर्सन जब डाइंग डेथ होने वाला होता है तब भी इस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, चाइनीज स्ट्रोक। नेक्स्ट अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पल्स, ये तो हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो अफेक्ट करते हैं कि ब्रेन के एरिया है वो कितना डैमेज हुआ है, कौन सी ब्लड वेसल्स है उसमें इंजरी हुई है। और नेक्स्ट अपन सिम्टम्स देखा था चाइनीज स्ट्रोक, और नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पल्स में। तो पल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट है पल्स। और पल्स के अंदर पल्स हो सकती है स्लो देखने को मिल सकती है या बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग का मतलब है उसकी रिदम है वो रेगुलर नहीं देखने को मिल सकती CV की वजह से। नेक्स्ट है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो भी पेशेंट में बढ़ा हुआ मिल सकता है। नचल रिजिडिटी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, नचल रिजिडिटी का मतलब है नेक फ्लेक्शन के अंदर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, नचल रिजिडिटी। इसके अलावा हेमी एनोप्सिया, हेमी एनोप्सिया का मीन्स ये कि पर्सन के अंदर ब्लाइंडनेस इन हाफ विजुअल फील्ड, पर्सन के अंदर एक साइड का जो विजुअल फील्ड है उसकी कमी, दैट मीन्स एक तरफ से उसको देखना है, एक विजुअल फील्ड में ब्लाइंड होना, तो वो ये कहलाता है ब्लाइंडनेस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड। हाफ विजुअल फील्ड मतलब एक तरफ का विजुअल फील्ड है, दैट मीन्स अगर पर्सन में इस तरफ का विजुअल फील्ड है, इससे इधर वो नहीं देख सकता, इस तरफ का अगर विजन लॉस होना कहलाता है हेमी एनोप्सिया। क्या कहलाता है, हेमी एनोप्सिया। इसको बोलते हैं हाफ साइड या ब्लाइंडनेस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड। एक होता है होमनीमस हेमी एनोप्सिया जिसमें होता है पर्सन में ब्लाइंडनेस इन सेम विजुअल फील्ड,
सेम विजुअल फील्ड का मतलब दोनों आंखों में दोनों तरफ का विजन जाना, या दोनों आंखों के अंदर मतलब इस तरफ पर्सन नहीं दे पा रहा है इसे आंख से भी, ये होता है होमनी हेमी एनोप्सिया, जो जिसमें सेम विजुअल फील्ड दोनों बोथ आई के अंदर ब्लाइंडनेस कोज हो जाता है। नेक्स्ट होता है जो नेक्स्ट क्लिनिकल है फेशियल ड्रूपिंग। फेशियल ड्रूपिंग, फेशियल ड्रूपिंग का मीन्स ये पर्सन को सीवीए कोज होने के बाद में अगर राइट साइड का हुआ है तो लेफ्ट साइड के साइन सिम्टम्स आएंगे, तो दैट मीन्स उस पर्सन का मुंह है वो लटक जाएगा, फेशियल है वो एक तरफ लटक जाएगा, वो बैलेंस में लिप्स है वो बैलेंसिंग नहीं दे पाएंगे, तो फेशियल ड्रूपिंग देखने को मिलता है। दैट मीन्स सिर का या एक तरफ फेशियल का एक तरफ झुकना, जिस तरह से पैरालिसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अटेक्सिया। अटेक्सिया मतलब होता है पेशेंट है उसकी जो है मूवमेंट है या जो मूवमेंट में इम्बेलेंस होना, दैट मीन्स पेशेंट लड़खड़ा कर चलेगा, चाल उसकी वो बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट होता है डिसफेजिया। डिसफेजिया तो सोलोविंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट ये वाला फेजिया स्पीकिंग में डिफिकल्टी, ये इसमें एस है इसमें जी, आपको मैंने बता दिया। जी वाला सोलोविंग डिफिकल्टी, एस वाला स्पीच डिफिकल्टी। नेक्स्ट एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स। एब्सेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स का मीन्स ये है पर्सन जब गैग रिफ्लेक्स होता है सलोइंग के लिए इंडिकेशन। अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो पर्सन को ओरली अपन दे सकते हैं, अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो पर्सन को ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ओरली देंगे तो वो ढंग से सलोइंग नहीं कर पाएगा, वो लंग्स में जा सकता है, वो ट्रेकिया में एंटर फूड है या लिक्विड है वो ट्रेकिया में जा सकता है। तो गैग रिफ्लेक्स अगर पेशेंट में अगर एब्सेंट है तो उसको ओरली फूड नहीं देंगे, दैट मीन्स उसमें राइस ट्यूब डालेंगे या एनजी ट्यूब है वो फीडिंग देंगे, आरटी फीडिंग या एनजी ट्यूब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वो फीडिंग पर्सन को देंगे, क्योंकि एक साइड में क्या हो रहा है हेमीप्लेजिया हो रहा है, हेमीप्लेजिया की वजह से ये भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चेंजेज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चेंजेज इन एलओसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये किससे पता लगेंगे? ग्लासको में जो स्केल है जीसीएस स्कोर, उससे पता लग जाएगा पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। और लास्ट में अफेजिया, जो पर्सन है वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, क्योंकि वर्बली के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एरिया ब्रोकाज जो एरिया है, उस ब्रोकाज एरिया में अगर डैमेज है, डैमेज की वजह से पर्सन है वो बोल नहीं पाएगा। तो ये हेमीप्लेजिया देखने को मिल रहा है राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, जजमेंट और टाइम का, और साथ में बोलने में जो प्रॉब्लम है ये पर्सन में सीवी वाले पर्सन में ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड साइन सिम्टम अपीयर होंगे, मतलब ब्रेन का जो फंक्शनल एरिया है, जो फंक्शनल एरिया डिजीज का इन्फाक्ट होगा वही साइन सिम्टम पर्सन के अंदर अपीयर होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। तो सीवीए है जो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, उसका डायग्नोसिस किस प्रकार किया जा सकता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि सीवीए अगर पर्सन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग से पता लगाया जा सकता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा। अगर पर्सन के अंदर एक साइड में पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, फेस ड्रूपिंग देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टीज है, और साथ में हिस्ट्री में बता रहा है कल ठीक था सडनली हुआ है, या फिर कोई एक्सीडेंट के बाद हुआ है, या पर्सन में ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हिस्ट्री है, तो ये सारे जो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डायग्नोसिस पर्पज का। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस होता है वो सीटी स्कैन। डायग्नोसिस के अंदर सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई है। उस एमआरआई और सीटी से क्या पता लगाया जा सकता है कि लोकेशन ऑफ लीजन क्या है? लोकेशन ऑफ लीजन्स का मीन्स ये है कहाँ पे रप्चरिंग हुई है, कौन सी वेसल्स या कौन सा ब्रेन पार्ट है वो इन्फाक्ट हुआ है, उस पार्ट से एरिया पता चल जाएगा, एरिया से फिर उसके वेरियस जो फंक्शनिंग उससे, तो इन्फाक्शन जो है लीजन से इन्फाक्ट एरिया है उसका डायग्नोस किया जा सकता है
कि इन्फाक्शन हुआ है या नहीं। तो इन्फाक्शन का पता किससे लगाया जा सकता है? एमआरआई और सीटी स्कैन से। सेरेब्रम के अंदर इन्फाक्शन हुआ है या नहीं उसको डायग्नोस किससे किया जा सकता है? सीटी स्कैन या एमआरआई। नेक्स्ट होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की वजह से ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करती है मशीन, और पेपर पे प्रिंट हो जाता है। उससे पता लग जाता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ईईजी जो ईईजी भी से भी डायग्नोस है वो किया, डायग्नोसिस आता है वो आता है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी का मीन्स ये है जो सेरेब्रल जो वेसल्स है उनकी स्टडी करना। वेसल्स की स्टडी क्या है? एंजियोग्राफी। सेरेब्रल एंजियोग्राफी मतलब सेरेब्रल वेसल्स की स्टडी। सेरेब्रल वेसल्स की ये दो तरह की होती है, एक तो कॉन्ट्रास्ट होती है, एक नॉन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो ब्लड के अंदर क्या डाल दी जाती है? डाई। और डाई है वो ब्लड के साथ में हर जगह जाएगी, और डाइज के बाद में जो है एक्सरे रेज लेंगे उस ब्रेन का, तो एक्सरे में वो पता लग जाएगा, क्योंकि ब्लडिंग अगर कहीं रप्चरिंग हुई है ब्लड वेसल्स की, ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें क्या जा रहा है? ब्लड। और ब्लड के साथ में क्या जा रही है? ये रेड कलर की मान लो ये डाई है। तो अगर मान लो कि ये ब्लड वेसल्स है यहाँ से टूट गई और आगे ये इंटेक्ट है, फिर आगे तो ब्लड इधर भी जाएगा तो डाई इधर भी जाएगी। तो डाई का जो है स्पेक्ट्रम से पता लग जाएगा कि जो ब्लड के अंदर किस प्रकार का कोई एन्यूरिज्म है, या कोई स्टेनोसिस है, या नेरोविंग है, या डायलेशन है। तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी की सहायता से या हेल्प ऑफ सेरेब्रल एंजियोग्राफी इन्फाक्शन या जो लोकेशन उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन की सहायता से इंक्रीज आईसीपी का पता लगाया जा सकता है। साथ में अगर सेरेब्रल जो सीएसएफ के अंदर अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो ये भी एक इंडिकेटर करता है कि पर्सन के अंदर सीवीए कोज हुआ है, और सीवीए के लिए जो बॉडी की जो है फेगोसाइटिक रिएक्शन है वो इंक्रीज हुई है। दैट मीन डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है सीएसएफ के अंदर। नेक्स्ट होता है सीरम प्रोफाइल लेवल। सीरम लिपिड प्रोफाइल। सीरम लिपिड प्रोफाइल। सीरम लिपिड प्रोफाइल से ये भी डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इस वजह से पर्सन के अंदर हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन है। दैट मीन्स उस पर्सन के अंदर वेसल्स के ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना भी क्या है? ज़्यादा। तो उस पर्सन के अंदर सीवीए की भी पॉसिबिलिटी क्या है? ज़्यादा। तो ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम्स है अगर सीवीए का। अगर पेशेंट में जो लिपिड लेवल है बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो पर्सन में इन फ्यूचर सीवीए कोज हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस हो गए। डायग्नोस होने के बाद क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या? मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जरी इसकी कुछ है नहीं, अगर रप्चर या एन्यूरिज्म है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। अदरवाइज जो मेडिसिन है वो लेनी पड़ती है, अलग अलग टाइप्स की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। और इसके बाद में होता है नर्सिंग। तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल का मीन्स ये है कि जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसकी सहायता से किस प्रकार सीवीए को मैनेज किया जा सकता है। मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मल्टी अप्रोचेबल जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को चलता है। मल्टी अप्रोचेबल का मतलब है एक से ज़्यादा सिस्टम। इस मीन्स मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन देखेंगे मैनेजमेंट क्या करेंगे। पेशेंट का सबसे पहले एयरवे है वो मेंटेन करेंगे पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखा गया तो उसमें क्या है? एपनिया हो रहा है, सिजेशन के बाद फिर डेप्थ बढ़ रही है, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो पेशेंट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी थी एयरवे मेंटेन करना। तो एयरवे को है वो मेंटेन करेंगे, और एयरवे मेंटेन के साथ में पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नीड है तो ऑक्सीजन वो देंगे। O2 थेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी।
तो सबसे पहला गोल होता है मैनेजमेंट में, अगर पर्सन में है तो एयरवे मेंटेन, और अगर ऑक्सीजन नीड है तो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब की तो ऑक्सीजन थेरेपी वो स्टार्ट करना। ऑक्सीजन इसके बाद में होता है वाइटल मॉनिटरिंग। क्या होता है? वाइटल्स मॉनिटरिंग। वाइटल साइन इंडिकेट करेगी कि सेरेब्रल जो डिजीज है वो इन्फेक्शन की एरिया की वजह से कितनी प्रोग्रेस है या फिर लिमिटेशन है। तो वाइटल्स मॉनिटरिंग से जो है डिजीज़ के प्रोग्रेशन को मॉनिटर किया जा सकता है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है या फिर रोशनिंग हो रही है उसका पता लगाया जा सकता है। तो वाइटल, और वाइटल के बाद होता है पोजीशन। वो पोजीशन कौन सी देगी पेशेंट को? हेड इलेवेटेड प्रोब्ड पोजीशन, प्रोब्ड पोजीशन, प्रोब्ड आप 30 to 45 डिग्री एंगल। हेड है वो हेड ऑफ बेड है, हेड ऑफ बेड वो क्या करना है? एलिवेटेड करना है 30 से 45 डिग्री पे, और प्रोब्ड पोजीशन ताकि जो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही थी उसमें उसको रिलीव मिल सके। तो पोजीशन नेक्स्ट, और पोजीशन के बाद में नेक्स्ट होता है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस फ्लूइड क्यों देंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड इसलिए देंगे कि पर्सन के अंदर अगर रप्चरिंग हुई है, एनोरिज्म हुआ, इंजरी हुई है, हेमरेज हुआ या एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लगी जिसकी वजह से क्या ब्लड का वॉल्यूम है वो लॉस हुआ, ब्लड के वॉल्यूम को लॉस करने के लिए इमीडिएट मैनेजमेंट होगा ही एयरवे, वाइटल, पोजीशन, और पोजीशन के बाद में फ्लूइड। फ्लूइड में जनरली देते हैं अगर पर्सन डायबिटिक मेलाइटस है, शुगर का पर्सन है तो देते हैं NS 0.9%, नॉर्मल सेलाइन देते हैं। और अगर डायबिटिक नहीं है तो डेक्स्ट्रो DNS, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन 5% पर्सन को एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि जो वॉल्यूम है हाइपोवोलीमिया में पेशेंट नहीं जाए। तो वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए DNS, और डायबिटिक अगर पर्सन है हिस्ट्री में तो उसको देंगे NS, क्योंकि डायबिटिक में अगर DNS दे दोगे तो ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो होगा इमीडिएट मैनेजमेंट। इमीडिएट का अब ये मैनेजमेंट करने के बाद में क्या होगा? ड्रग्स, मेडिसिन देंगे उसको। तो नेक्स्ट होता है ड्रग। फिफ्थ जो पॉइंट है वो कौन सा है? ड्रग्स। तो ड्रग्स के अंदर वेरियस टाइप्स की जो है ड्रग्स पेशेंट को देंगे। कौन कौन सी ड्रग देंगे उसके एक एक बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है ड्रग्स या मेडिसिन। ड्रग्स या मेडिसिन। तो मेडिसिन में जो वेरियस जो मेडिसिन है वो जैसे कि फर्स्ट जो मेडिसिन है सेरिब्रो एक्टिव ड्रग। सेरिब्रो एक्टिव ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि ब्लड के अंदर, ऐसी ड्रग जो कि सेरेब्रम के अंदर इंक्रीज करती है ब्लड सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को। क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ब्लड सप्लाई का कम होना ही क्या है? एनोक्सिया। ब्लड सप्लाई का कम होना क्या है? एनोक्सिया। तो ऐसी ड्रग्स जो कि ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करे, बढ़ाए, तो इंक्रीज करेंगे तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगी? O2 सप्लाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ब्रेन के अंदर हाई एनोक्सिया जो कंडीशन है वो क्या होगी? एनोक्सिया जो है, एनोक्सिया वो नहीं होगा, पेशेंट के अंदर एनोक्सिया कोज नहीं होगी। क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ा दी तो ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्टली बढ़ गई, तो एनोक्सिया की जो सिचुएशन है दैट मीन्स फर्दर जो इन्फेक्शन है, फर्दर जो इन्फेक्ट एरिया है वो क्या हो गया? रुक गया। तो इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, इन्फेक्शन रुक जाए। एनोक्सिया नहीं होगा तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो सबसे पहला गोल तो पोजीशन होगी, एयरवे मेंटेन, ऑक्सीजन, वाइटल साइन, फ्लूइड्स दे दिए। उसके बाद में जो ऐसी ड्रग्स जो कि सेरेब्रम की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, और सेरेब्रम की जो वो है पीरासीटम, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं, पीरासीटम देते हैं जनरली 800 से 1000 mg TDS, 800 से 1000 mg TDS पर्सन को ये दी जाती है। ये एक प्रकार की ऐसी ड्रग है जो कि सेरेब्रो एक्टिव ड्रग है, जो कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई को क्या करती है? इंक्रीज करती है। साथ में जो न्यूरल जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये सपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है लेविटिरासिटम। ये भी एक प्रकार की सेरेब्रो एक्टिव ड्रग है जो कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई उसको क्या करती है? बढ़ाती है। नेक्स्ट जो है वो ड्रग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसलिए पेशेंट को दे रहे हैं अगर पर्सन के अंदर इंक्रीज आईसीपी वाली कंडीशन है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इंक्रीज आईसीपी वाली कंडीशन है, उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। उसमें एग्जांपल है मैनिटोल, गिल्सरोल, मैनिटोल 20%। ये पर्सन में देंगे तो जो इंक्रीज जो आईसीपी है, इस आईसीपी को क्या करेगा, डिक्रीज, और इस आईसीपी को डिक्रीज करेगा तो जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है, ब्रेन के अंदर जो एडिमा है वो एडिमा रिड्यूस होगा, और साथ में जो सप्लाई एब्रेटेड हो रही है, सप्लाई की होगी, इंक्रीज होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैनिटोल और डेक्स्ट्रान भी देते हैं। डेक्स्ट्रान सॉल्यूशन है, वो भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट हो गया हाइपरटोनिक के साथ में जो नेक्स्ट जो ड्रग्स मैनेजमेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट्स पर्सन के अंदर देते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स में देते हैं हिपेरिन। क्या देते हैं, हिपेरिन का जो है 25,000 यूनिट है पर 5 ml के अंदर ये आता है, और ये जनरली दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। तो हिपेरिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पर्सन के अंदर अगर थ्रोम्बस या एम्बोलाई अगर कोज हो गया, थ्रोम्बस बन गया, थक्का बन गया है, उस थक्के को डिजोल्व कौन करेगा, हिपेरिन। तो हिपेरिन है वो 25,000 जो यूनिट है, 5 ml की जो वायल आती, उसमें से जो प्रेस्क्राइब हिपेरिन है वो सबक्यूटेनियस रूट से पर्सन को दे दिया जाता है। एंटीकोएगुलेंट्स। नेक्स्ट होता है एंटीप्लेटलेट्स। जो फोर्थ ड्रग थेरेपी है एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेटलेट्स के अंदर एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो है एंटीप्लेटलेट्स है। इसके अलावा क्लोपिटेप 75 mg की ड्रग्स आती है, जो कि शॉकिंग डोज है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह अगर एमआई कंडीशन है तो उस कंडीशन में शॉकिंग डोज के रूप में भी क्लोपिटेल, डिस्प्रिन जो कि एस्प्रिन आप सब लोग जानते हो, ये होती है एंटीप्लेटलेट। दैट मीन्स ब्लड के अंदर जो थक्का बन रहा है उसको थक्के को बनने नहीं देगी। तो पर्सन के अंदर अगर सीवीए हुआ तो 72 आवर्स तक उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो उस क्रिटिकल कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी वो दी जाती है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी के बाद में जो नेक्स्ट थेरेपी है ड्रग्स में, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव में वेरियस टाइप्स के ड्रग्स है। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसके अलावा जो एनटीजी है, नाइट्रोग्लिसरीन, इसका 20/50 जो मिक्सचर है वो भी दिया जाता है ताकि वेसल्स है वो डायलेट हो जाए, जिसकी वजह से बीपी क्या हो, कम। तो बीटा ब्लॉकर वेरियस टाइप से काम करती है, कैल्शियम चैनल अलग तरीके से काम करती है। अल्टीमेटली जो पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है उसको क्या किया जाता है, क्योंकि अगर पर्सन के अंदर कोई रप्चरिंग है और हाइपरटेंशन प्रेशर और ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लीडिंग की संभावना और ज़्यादा होगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव भी ड्रग्स साथ में पेशेंट को दी जाती है। लास्ट में है इसके अलावा डायूरेटिक्स। नेक्स्ट जो है ड्रग्स के अंदर क्या आती है, डायूरेटिक्स। क्या अगर एक पर्सन के अंदर एक्सेस वॉल्यूम है तो उसको अगर बाहर करना है एक्सेस वॉल्यूम को, तो पर्सन को देते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक के अंदर फ्रूसेमाइड और टॉर्सेमाइड दी जाती है जनरली, ताकि वो सिम्टम से वो इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट देते हैं एंटी कन्वर्जेंट के अंदर ऐसी ड्रग्स जो को एपिलेप्सी या सीजर को प्रिवेंट करे, वो ड्रग्स जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स कहलाती है। इसके अंदर देते हैं एप्सोलिन, जो कि एप्सोलिन नाम से आती है और एप्सोलिन ड्रग्स है वो दी जाती है। एप्सोलिन, इसके अलावा फोस्फेफेनिटोइन, ये ड्रग्स है जो कि एंटी कन्वर्जेंट के रूप में पर्सन को, सीवियर वाले पर्सन को दी जाती है। और लास्ट होता है जब ये ड्रग्स दे दी, उस ड्रग्स के बाद में क्या होता है, डाइट मैनेजमेंट। लास्ट जो क्या मैनेजमेंट होता है, डाइट मैनेजमेंट। तो
तो पर्सन के अंदर डाइट है वो मैनेजमेंट करनी है, डाइट मैनेजमेंट। जब ड्रग्स सारी चल रही है तो ड्रग्स के बाद में क्या होता है, डाइट। और डाइट के अंदर पर्सन को देते हैं ओरली लिक्विड डाइट देते हैं पहले, क्योंकि पर्सन को क्या है, हेमीप्लेजिया है, वो राइट साइड का हो सकता है, ये लेफ्ट को। और साथ में जो है स्वलोइंग डिफिकल्टी हो रही है, डिस्फेजिया अपन ने देखा था, डिस्फेजिया भी ये बोलने में दिक्कत है और निगलने में दिक्कत। तो पर्सन को सॉलिड डाइट नहीं देनी है, लिक्विड डाइट देनी है। अगर पर्सन में गेग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो उसको ओरली अलाउ करना है। अगर गेग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो पर्सन को राइस ट्यूब। तो मैनेजमेंट के अंदर जनरली क्या देना है, लिक्विड डाइट, लिक्विड डाइट। और लिक्विड डाइट के साथ में अगर इफ गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट, देन क्या है, ओरली दे सकते हैं, देन ओरली देना है। अगर गैग रिफ्लेक्स है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर गैग रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है, तब उस समय राइस ट्यूब या एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, वो फीडिंग देनी है। और साथ में प्रॉपर पोजीशनिंग देने है, फीडिंग से पहले हाथ जो है सेमी फाउलर पोजीशन देके उसके बाद फीडिंग देनी है, ताकि रिस्क ऑफ एक्सपिरेशन है वो क्या हो, कम हो। तो पर्सन में जो अगर पैरालिसिस कंडीशन है, हेमीप्लेजिया है, तो पर्सन में 2 आवरली पोजीशन भी चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट ये तो हो गया मैनेजमेंट, कॉमन मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है वो 3 फेज के अंदर होता है। एक तो अक्यूट फेज, एक पोस्ट जिसको बोलते हैं अक्यूट फेज का मैनेजमेंट, एक होता है पोस्ट सीवीए फेज। पोस्ट सीवीए मतलब सीवीए हो चुका है, अब क्या करना है। अक्यूट का मतलब सीवीए का जस्ट आए है पेशेंट तब नर्सिंग केयर। इसके अलावा सीवीए हो चुका है डायग्नोस के बाद, और उसके बाद में जो पोस्ट, और पोस्ट के बाद में जो लास्ट होती है फेज होती है क्रोनिक का मतलब है अब डायग्नोस हो गया, लकवा, पैरालिसिस, जितनी भी जो डिसेबिलिटीज होनी थी वो होगी। अब लंबे समय तक जो केयर है उसका गोल अलग होता है। एक तो अक्यूट होता है, अक्यूट का मतलब जब इलनेस से वो एग्जर्वेशन पीरियड में है या सीवियर टाइम है, उस समय केयर कौन कौन सी देनी है। इसके अलावा जब उस सीवीए के बाद में पोस्ट सीवीए केयर, उसके बाद में क्रोनिक का मतलब है केयर ड्यूरिंग क्रोनिक फेज, जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी, जब तक पेशेंट जिएगा तब तक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पैरालिसिस हेमीप्लेजिया हुआ उसको रिकवरेबल नहीं है। तो कुछ जो डिसेबिलिटी रिकवरेबल नहीं, तो उसके लिए पर्सन को लॉन्ग टर्म केयर की नीडेड होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट है वो अपन वर्बली में डिस्क्राइब करूंगा 1 by 1, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट है जनरली किस में होती है, 3 फेज में देखा जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले तो होता है अक्यूट फेज में, अक्यूट फेज ऑफ सीवीए। इसके बाद में पोस्ट फेज ऑफ सीवीए, और लास्ट होता है क्रोनिक फेज का मतलब है लंबे समय तक पेशेंट को क्या क्या केयर देनी चाहिए। तो ये 3 फेज में पेशेंट की वो नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग केयर दी जानी, क्योंकि डायग्नोस होने के बाद में रोल किसका है, नर्सेज का या फैमिली मेम्बर का। तो अब उसको केयर है वो नर्सिंग, जो तीनों केयर है, तीनों केयर के बारे में थोड़ा रिव्यू है। मैं शॉर्ट टाइम की कमी को देखते हुए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अक्यूट फेज के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। अक्यूट फेज में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एयरवे मैनेजमेंट। क्या, तो सबसे पहले अपन एयरवे को मैनेज करेंगे, और एयरवे के बाद में पेशेंट को पोजीशनिंग देंगे 15 से 30 या 30 से 45 डिग्री। एयरवे के बाद में पोजीशनिंग से रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली आएगा पेशेंट को, साथ में जो रिस्क ऑफ इंक्रीज आईसीपी है वो भी क्या होगा, डिक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद में होता है सक्शन। अगर पहले पर्सन के अंदर ओरल सक्शनिंग या ओरल सिक्रीशन प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सीजनेट करके, ऑक्सीजनेशन एम्बुलेशन की सहायता से, एम्बूबे की सहायता से किया जा सकता है। पेशेंट में अगर ईटी ट्यूब है तो ईटी ट्यूब की सहायता, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी है अगर इमरजेंसी के अंदर, तो उस ईटी ट्यूब से पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। उसके बाद में जो सक्शन है उसको सक्शन करना है। सक्शनिंग में भी ये ध्यान रखना है 10 सेकंड से ज़्यादा उसको सक्शन नहीं करना है एक बार में।
पहले हाइपर ऑक्सीजनेट और 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शनिंग प्रेशर उसको नहीं देना है। 10 सेकंड मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा सक्शनिंग उसको नहीं करना है, फ्रिक्वेंटली सक्शनिंग भी नहीं करना है। नेक्स्ट उस सक्शनिंग के बाद में जो CV है वो 72 आवर्स तक क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो क्रिटिकल 72 आवर्स तक उसको हाई डेफिनेशन जो यूनिट में रखना चाहिए ताकि उसके वाइटल्स मॉनिटर पे डिस्प्ले होते रहें और उसको अच्छी तरह से केयर मिल सके। इसके बाद होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जब स्टेबल कंडीशन है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसका भी बैलेंस है वो भी समय समय पे करते रहना चाहिए। अगर पर्सन इमोबिलाइज है तो फोलिज कैथेटर है वो इंसर्ट करना चाहिए। क्योंकि किस फेज की अपन बात कर रहे हैं, अक्यूट, तो अक्यूट फेज के अंदर पर्सन में फोलिज कैथेटर है वो इंसर्शन करना चाहिए। साथ में जो पर्सन के अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो मॉनिटर करना चाहिए। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स है, मोटर रेस्पॉन्स है, इसके अलावा क्रेनियल नर्व का जो वेरियस फंक्शन है उन सब के बारे में जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए एक अक्यूट फेज के अंदर। क्योंकि अक्यूट फेज के अंदर जो क्रिटिकल कंडीशन है वो ज़्यादा है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। तो जो क्रेनियल नर्व की वेरियस जो फंक्शनिंग है उनके बारे में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सन का चेंज तो नहीं हो रहा है वो, और मोटर और सेंसरी रेस्पॉन्स है वो भी चेक करना चाहिए। ये तो हो गई अक्यूट फेज की केयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केयर ड्यूरिंग पोस्ट CVA फेज। पोस्ट CVA के अंदर CVA को पोस्ट फेज के अंदर क्या केयर करनी है पेशेंट में, लंबे समय वो तो जो अक्यूट केयर था वो तो करनी है, रेस्पिरेशन मेंटेन करना है, पोजीशनिंग देनी है, मॉनिटराइजेशन करना ही। इसके अलावा पोस्ट CVA के अंदर स्किन केयर, पर्सन की स्किन को इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए स्किन केयर प्रॉपरली उसको देना है, दैट मीन्स जो भी लोशन है। इसके अलावा माउथ केयर, ओरल केयर, हाइजीन उसकी मेंटेन रखनी है। साथ ही उसके अंदर इमोबिलाइज है तो थाइज के अंदर होमान साइन, क्योंकि अगर पर्सन लंबे समय से रेस्टिंग कंडीशन है तो उसकी मसल है फ्लैसिड ना हो गई हो, साथ में उसको एक्टिव एक्सरसाइज भी करवानी है। होमान साइंस इस वजह से कि पर्सन के अंदर DVT डेवलप हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उसको असेस करने के लिए पेशेंट में जो काफ मसल में अगर पेन की कंप्लेंट तो नहीं, तो काफ मसल के अंदर कोई स्वेलिंग तो नहीं, उसको असेसमेंट करना है। साथ में जो गेग रिप्लेस है, जो सोलोइंग रिप्लेस है, उसको भी चेक करना है। अगर पर्सन के अंदर कुछ दिन बाद में गेग रिप्लेस अगर डेवलप हो गया है तो उसको RT फीडिंग जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग है उसके बाद में उसको राइस ट्यूब फीडिंग पर्सन को दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर सोलोइंग रिप्लेस अगर एब्सेंट है तो राइस ट्यूब से ही फीडिंग उसको देते रहनी है और कंटिन्यू पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज है वो प्रोवाइड करनी है। ये केयर होगी पोस्ट CVA केयर। पोस्ट CVA के अंदर CVA के बाद में जो पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज वो करवानी। इसके बाद में होती है क्रॉनिक केयर, केयर ड्यूरिंग क्रॉनिक फेज ऑफ CVA। केयर ड्यूरिंग क्रॉनिक फेज ऑफ CVA के अंदर पर्सन को है जो स्ट्रोक वाला जो लंबे जो कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक की वजह से पर्सन में क्या हो सकते हैं, पैरालिसिस कोज हो सकता है या डिप्लोपिया या हेमिएनोप्सिया। तो उस पर्सन में विजुअल डिस्टर्बेंस, डिप्लोपिया डबल विजन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट दो दिखाई दे सकता है, या एक तरफ का विजुअल लॉस हो सकता है, या पैरालिसिस। तो पैरालिसिस ये सब क्रोनिक कंडीशन है। अब वो जो ऐसी डिसेबिलिटी वो रिकवर होने वाली नहीं। तो उस क्रोनिक कंडीशन में पर्सन को अगर विजुअल अगर एनोप्सिया है तो उसमें कोई भी अगर थिंग्स आप अगर उसके रखो, दैट मीन्स आप अगर खाना भी रखो या कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो उसके विजुअल फील्ड में रखना है, क्योंकि वो तो पैरालिसिस का है तो वो तो इस तरफ देख नहीं पाएगा। आप इधर रोटी रख के चले गए, चाय रख के चले गए तो उसको दिख ही नहीं रहा तो क्या खाएगा वो। दैट मीन्स आपको विजुअल फील्ड के अंदर, विजुअल एरिया के अंदर, फंक्शनिंग एरिया के अंदर ही उसको जो भी है ऑब्जेक्ट वो प्लेस करना है। अगर पैरालिसिस है तो उसको जो है रेगुलर पैसिव एक्सरसाइज करना है। साथ में जो है हेड टर्निंग पेशेंट में प्रॉपर पोजीशनिंग देते रहने ताकि उसको किसी भी प्रकार के प्रेशर और अल्सर हो वो क्रिएट ना हो। साथ में है पेशेंट को डाइट है हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए ताकि उसको किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की संभावना ना हो। और पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रमोट करना चाहिए कि वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट है पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD डिसऑर्डर में चले जाते हैं। पेशेंट ट्रॉमा की वजह से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो हाइपरटेंशन में या फिर और ज़्यादा साइकोसिस में वो चले जाते हैं। साथ में में एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उसको भी मैनेज करना है और बेड चेयर पे या व्हील चेयर पे उसको थोड़ा
एम्बुलेशन भी करवाना है, बाहर की दुनिया भी उसको दिखानी है। ऐसा नहीं रूम में है तो बस 24 घंटे वो जब तक मरे तब तक रूम में ही रखें, तो उसको बाहर की एक्टिविटी, सनलाइट भी उसको प्रॉपर, स्किन केयर और पोजिशनिंग और वेरियस जो रिहेबिलिटेशन थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, उनके बारे में भी उसको रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। और साथ में जो पेशेंट में है वो जो ट्रेनिंग होती है, जो बेसिक स्किल ट्रेनिंग, वो उसके लिए उसको इनक्रेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है CBA ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है, आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।